टॉपिक है जी एएसपी डॉट नेट लाइफ साइकिल, एमवीसी लाइफ साइकिल के जो आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वो स्टार्ट कब होनी है, वो कितनी देर उसका सेशन मेंटेन रहना है, वो टर्मिनेट कब होनी है, ठीक है। और उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनका स्कोप कितना होगा, या जो रिक्वेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या स्कोप होगा, वो किस तक जाएगा, मतलब किस कंपोनेंट तक जाएगा। तो वो ये सारी चीजें हम इसके लाइफ साइकिल के अंदर डिस्कस करते हैं। So, life cycle is simply a series of steps or events used to handle some type of request or to change an application state. तो ये सिंपली हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हर एक चीज के अंदर आपका क्या होता है, मतलब जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, वो आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडो फॉर्म्स बना रहे हैं, या सिंपली अगर हम बात करें, आप एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, लाइक उसमें इंस्टेंस वेरिएबल होता है जी, क्लास वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं, और फिर पैरामीटर्स कुछ होते हैं, और फिर आपने कुछ लोकल वेरिएबल्स पढ़ी होंगी। सो ये क्या बताते हैं हमें, टाइप्स किन बेसिस पे हम लोग ये स्टडी करते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या है, और स्टैटिक या क्लास वेरिएबल क्या है, और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये क्या चीजें हमें बता रहे होते हैं। सर स्टैटिक जी वेरिएबल होते हैं जो चेंज नहीं होते, ये डेटा लोकेशंस होती हैं सर। जैसे इफ सर और एग्जैक्टली और सर ये एग्जैक्टली उनका स्कोप बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनको यूज किया जा सकता वेरी गुड। मतलब कि उसमें बच्चे आप भी ठीक कह रही हैं कि ये क्या कह रहा होता है जी, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, कब तक इसकी क्या कहते हैं लाइफ टाइम कब तक रहेगी, ठीक है। अगर एक लोकल वेरिएबल बना दिया आपने किसी एक मेथड या फंक्शन के अंदर, तो वो सिर्फ लिमिटेड टू दैट या लोकल टू दैट मेथड ही होगा, दैट फंक्शन ही होगा। हालांकि उसके साथ जो अगला मेथड पड़ा हुआ है, साथ वाला फंक्शन पड़ा हुआ है उसी क्लास के अंदर, उसको आइडिया भी नहीं होगा कि ये कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ था अभी नहीं था, ठीक है। सो दैट इज द स्कोप या लाइफ स्टेटस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सो ये चीजें रिलेट नहीं कर रही लाइफ साइकिल के साथ, लेकिन मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ समझाने के लिए कि ये क्या है, लाइफ स्टेटस या उसका स्कोप होता है कि वो ये चीज यहाँ पे रहेगी और इतनी देर रहेगी। इसी तरह यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो एमवीसी एप्लीकेशन है या वेब फॉर्म है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो उसमें भी आपकी जो रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, जो यूजर इंटरेक्शन होती है, वो भी डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे हो रही है, और उसका फिर उसी के अकॉर्डिंग स्कोप होता है, या उसी की फिर एक्टिविटीज इफेक्ट होती है पूरी एप्लीकेशन के अंदर कि वो कहाँ कहाँ होनी है, ठीक है। सो दैट इज द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और इवेंट्स यूज्ड टू हैंडल some type of request or to change an application state, वही बात हो रही है। सो ये सिर्फ एमवीसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आप जैसे कि मैंने पहले बात की कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हर एक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उनका लाइफ साइकिल होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है जिस प्लेटफॉर्म में आप या कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन लाइफ साइकिल सभी का होता है, ठीक है। सो इसमें अगर हम एमवीसी की बात करें, एक्चुअली यहाँ पे वेब फॉर्म्स भी है, एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म प्लेटफॉर्म। सो ये हमने पहले थोड़ा डिस्टिंग्विश किया था स्टार्ट में कि ये यूज किस लिए होते हैं वेब फॉर्म। सो एएसपी डॉट नेट या माइक्रोसॉफ्ट हमें ये दोनों डिफरेंट फ्लेवर्स देता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। जो वेब फॉर्म्स है ये भी आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होती है डेवलपमेंट के लिए, और जो आपका एमवीसी है ये भी आपकी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं दोनों दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज। सो ये प्लेटफॉर्म्स, तो एमवीसी थोड़ा बेटर इन द सेंस वेब फॉर्म से इस तरह है कि ये थोड़ी हमें सिंपलिसिटी और ईजनेस प्रोवाइड करता है, और ये ईजनेस हमें मिलती है ड्यू टू दी यू नो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है, जो भी डाटा या बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग या क्लासेस हम कहाँ पे बनाते हैं, वो मॉडल के अंदर बनाते हैं, और उनको डील कौन करता है, हमारा मॉडल करता है। सिमिलरली जो व्यूज या वेब पेजेस या एचटीएमएल फाइल से रिलेटेड है, वो सारी हम व्यूज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। सो इस तरह कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है इन सारी एक्टिविटीज को। सो इस तरह से सेपरेशन हो जाती है, और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको अंडरस्टैंड करना या सिंपली अगर एप्लीकेशन क्रिएट करना, वो भी कंपेरेटिवली आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू वेब फॉर्म्स। सो वेब फॉर्म्स में चूंकि ये सारी चीजें एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही फाइल के अंदर हो रही होती हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा लाइफ साइकिल भी अंडरस्टैंड करना थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, और as compared to MVC. So other .NET platforms like Windows Phones apps या आपके अदर जो एप्लीकेशन क्लाउड एप्स हो सकती हैं,
सो उन सब का क्या होता है, दे हैव देयर own application life cycle. So one thing that is important, yeah, is true for all these platforms regardless of the technology, that is understanding the processing pipeline means कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस कैसी हो रही है, जो आपकी एप्लीकेशन का वो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एमवीसी की बात करें तो क्या होता है जी, आपकी जो रिक्वेस्ट आती है वो पहले जाती है कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है अगर उस रिक्वेस्ट में कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है मॉडल को। ठीक है, और मॉडल अगर उसे डेटा नहीं चाहिए तो सिंपली रिक्वेस्ट कंट्रोलर किसको भेज देगा, व्यू को, और व्यू पे जनरेट होगा और वो वापस किसको जाएगा, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर क्या कर देगा, उसको यूजर को रिस्पॉन्स बैक कर देगा। ये पहले रिक्वेस्ट आई थी और फिर अगर उसको वेब पे चाहिए था उसने व्यूज को भेजा, व्यूज ने वापस किसको भेजा, कंट्रोलर को, कंट्रोलर से वापस चला गया यूजर को। ठीक है, लेकिन अगर उस रिक्वेस्ट में डेटा भी रिक्वायर्ड था तो फिर यूजर क्या, कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा मॉडल को, मॉडल डाटा जनरेट करेगा। ठीक है, और फिर वो सेंड करेगा किसको, व्यू को, और फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उस डाटा को यूज करते हुए वेब पेज जनरेट होगा, और वेब पेज जनरेट होने के बाद फिर वो रिस्पॉन्स बैक जाएगा किसको, यूजर को। ठीक है, सो दैट इज सिंपली, अगर हम बात करते हैं क्या है, प्रोसेसिंग पाइपलाइन है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह से प्रोसेस हो रही है, कैन हेल्प यू बेटर लिवरेज द फीचर्स अवेलेबल एंड एमवीसी इज नॉट डिफरेंट। मतलब क्या है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो प्रोसेसिंग पाइपलाइन होती है उसको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको, तो फिर उस एप्लीकेशन के साथ डील करना या डेवलपमेंट करना कंपैरेटिवली, आपको जब आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह से प्रोसेसिंग होनी है, किस किस तरह से रिक्वेस्ट हैंडल होनी है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, थोड़ी आपको एडवांटेज हो जाता है। सो ये सिर्फ यहाँ पे एमवीसी की बात नहीं हो रही, ये जनरल किसी भी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, सो जब हम एमवीसी की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के हमारे पास लाइफ साइकिल्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन लेवल और एक होता है रिक्वेस्ट लेवल। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, द सेकंड वन इज रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। सो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल इज सिंपली कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होनी है, जैसे ही आप वो आईएएस इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो रन बटन होता है आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर विच इज आईआईएस, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है जी, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उसको स्टार्ट करने के लिए इन्वोक होते हैं, और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जब पूरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है, तो उसके बाद उसको एंड करने के लिए इवेंट्स इन्वोक होते हैं और उस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर लाइफ साइकिल रेफर्स टू द टाइम एट विच द एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअली बिगिंस। कब स्टार्ट होती है, जब आप रनिंग आईएएस until the time it stops. So IIS आपकी वो पहले भी शायद मैंने बताया, it is an internet information service provided by Microsoft, जो कि क्या करती है, आपकी वेब पेजेस को रन करने में, ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए यूज होती है। ओके, दिस इज मार्क्ड बाय एप्लीकेशन स्टार्ट एंड एंड इवेंट्स इन द स्टार्टअप फाइल ऑफ योर एप्लीकेशन, जो कि हमने डिस्कस किया था। जौन सी फाइल्स होती हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जो उसकी ऐप स्टार्ट के अंदर जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा हमारे पास है, सो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट वो एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रही है और कौन से मेथड्स उसको स्टार्ट करने में इन्वोक हो रही हैं और कौन से उसको टर्मिनेट करने में, एंड करने में यूज हो रहे हैं। सो दैट इज सिंपली अबाउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के अंदर। सो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या है जी, it is the sequence of events that happens every time an HTTP request is handled by your application। अब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल तो चल रहा है जी, स्टार्ट होगी एप्लीकेशन, अब उसके अंदर मल्टीपल क्या हो सकती हैं, रिक्वेस्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, और जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसी तरह का उसका क्या होगा, उतना ही उसका स्कोप होगा, या उतना ही उसका लाइफ साइकिल होगा। सो एप्लीकेशन एक ब्रॉडर क्या कहते हैं, उसका एप्लीकेशन लाइफ साइकिल ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टार्ट से एंड तक होती है, और उसके बीच में आप जैसे जैसे हम अभी करके भी देखेंगे इसकी प्रैक्टिस भी, कि हम रिक्वेस्ट चेंज करते हैं तो वो उसका रिक्वेस्ट शायद वो मॉडल तक जाए, उससे वापस आ जाए आपके रिस्पॉन्स आ जाए, शायद वो रिक्वेस्ट जाए व्यू से, व्यू डाटा रिक्वायर्ड करे, वो रिक्वेस्ट जाएगी फिर मॉडल के पास, मॉडल से वापस डाटा आएगा व्यू के ऊपर, व्यू से फिर क्या होगा, पेज जनरेट होगा, और फिर क्या होगा, वापस आएगा यूजर के पास। सो अगेन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो उस रिक्वेस्ट में या उस यूआरएल में हमें चाहिए, वो जिन जिन चीजों को एक्सेस कर रहा है,
किस कंट्रोलर को, किस मेथड को, किस व्यू पेज को वो यूआरएल हिट करना चाह रहा है। सो उस तरह की रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसी तरह के कंपोनेंट्स के ऊपर जाएंगी और उसी तरह के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that happen every time an HTTP request is handled by our application. The entry point of every MVC application begins with routing। जो हमने बात की थी कि आपकी जो यूआरएल आप लिखते हैं वेब ब्राउजर के अंदर, जैसे आप उसको इंटर करते हैं तो ये यूआरएल और रूट मैपिंग हो रही होती है आपकी रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो वो डील उसको कहते हैं, हम राउटिंग कहते हैं। सो राउटिंग मीन्स कि ये मैपिंग करती है आपके यूआरएल की किसके साथ, आपकी जो रूट है रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। रूट ये डिसाइड क्या करता है कि आपने कौन से कंट्रोलर को उठाना है, ये रिक्वेस्ट किस कंट्रोलर तक लेके जानी है और किस कंट्रोलर के किस व्यू या किस मॉडल तक लेके जानी है। ठीक है, सो ये रूट डिफाइन करता है। और रूट डिफाइन किस बेसिस के ऊपर करता है, आपके यूआरएल की बेसिस के ऊपर करता है। सो अभी बात थोड़ी हवा में हो रही है। सो जैसे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे लैब वाला, सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये चीजें बताने का पर्पज ये है कि आपको आइडिया हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़े हों, ताकि जब हम वो काम करें तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल ना लगे आपको। ठीक है, सो आफ्टर द ASP.NET platform has received a request, it figures out how it should be handled through the URL routing module। ठीक है, सो मतलब क्या है कि जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है, URL रिक्वेस्ट आती है, सो वो URL राउटिंग मॉड्यूल डिसाइड करता है जी ये कहाँ पे जानी है, जैसे कि वही हमने डिस्कस किया। सो मॉड्यूल्स आर .NET components that can hook into the application life cycle। hook means के कैश करना application life cycle and उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, add functionalities करता है। The routing module is responsible for matching the incoming URL to the route that we define in our application। ठीक है, all routes have an associated route handler with them and this is the entry point of the MVC। तो ये पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है जी, आपको एक पूरा लाइफ साइकिल, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल नजर आ रहा है। तो ये क्या करता है जी, सबसे पहले क्या होता है जी, आप सिंपली क्या करते हैं, यूजर क्या करता है, ब्राउजर के ऊपर एक यूआरएल लिखता है और उसको क्या करता है, इंटर करता है। अब वो पहले कहाँ पे जाती है, वो जाती है राउटिंग, जो रूट कॉन्फ़िग होती है ना फाइल, वहां पे जाती है, मैचिंग होती है, मैपिंग होती है आपका जो यूआरएल है और उसके बाद जो आपने आपने डिफरेंट रूट बताए हुए हैं कहाँ पे अपनी रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, कि अगर ये रिक्वेस्ट आए तो आपने इस इट्स जस्ट लाइक वो जो स्विच केस आपने पढ़ा हुआ है, या इफ एल्स, कि अगर इफ दिस इस तरह का यूआरएल हो तो दिस वाला पार्ट, मतलब वो एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट उठा उठा के देना है। ठीक है, और अगर इस तरह का यूआरएल हो तो आपने ये चीज उठा के देनी है, और इस तरह का यूआरएल हो तो आपने ये चीज उठा के देनी है। सो वो सारी चीजें, वो इफ स्विच केस, मतलब वो एक्चुअली हम इफ केस तो नहीं लगा रहे होते, वो हम रूट्स डिसाइड कर रहे होते हैं। सो वो राउटिंग कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होती है, ये रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये चीजें होती हैं। सो जैसे ही आपका यूआरएल आता है, रिक्वेस्ट आती है, वो राउटिंग टेबल के अंदर जाता है या राउट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाती है, और वहां से फिर उसे पता चलता है कि मैंने भाई कौन से कंट्रोलर के पास जाना है। समझ आ रही है? सो उसका रूट डिसाइड करता है फिर कि अब इसे कौन सा कंट्रोलर चाहिए, फिर उस कंट्रोलर को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर उस कंट्रोलर के अंदर आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। मेथड्स हम इसे अदर लैंग्वेजेस में कहते हैं और इसमें ASP.NET में उसे एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्शन मेथड्स बोलते हैं। अब कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल, मतलब जैसा कि हमने बात की थी कि हमने होम कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर कितने एक्शन मेथड्स थे, उसके अंदर होम का एक्शन मेथड था, उसके अंदर अबाउट का एक्शन मेथड था, उसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन मेथड था। अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो हमें कहाँ पे ले जाता है जी, होम पेज के ऊपर लेके जाता है। अगर हम अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें अबाउट पेज के ऊपर लेके जाता है। तो उसी तरह ये राउटिंग हमें बताएगी कि कौन से कंट्रोलर के ऊपर लेके जाना है और फिर कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपकी वो सिंपली व्यू पेज है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट एग्जीक्यूशन होगी और व्यू पेज क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स में चला जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ उसे कुछ मॉडल्स भी चाहिए तो फिर ये रिजल्ट एग्जीक्यूशन होगी उस सेक्शन की, वो मॉडल से डाटा जनरेट करेगा और फिर उसको क्या करेगा, व्यू पेज को पास करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ठीक है, सो ये तो था क्या, आपकी MVC एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल।
इज दैट ओके? यस सर। सो इसी को यहाँ पे ये सारी थ्योरी यहाँ पे बताई हुई है जो अभी हमने बातें की हैं। सो ये चीजें वही पे हैं, वही चीजें लिखी हुई हैं। द एमवीसी फ्रेमवर्क हैंडल्स कन्वर्टिंग द रूट डेटा इनटू अ कंक्रीट कंट्रोलर दैट कैन हैंडल रिक्वेस्ट। मतलब वो रूट डिसाइड करता है कि किस कंट्रोलर के पास जाना है। आफ्टर द कंट्रोलर हैज बीन क्रिएटेड, जैसे कंट्रोलर क्रिएट होता है या सिलेक्ट होता है, नेक्स्ट मेजर स्टेप इज एक्शन एग्जीक्यूशन। उस कंट्रोलर के जो एक्शंस हैं उसमें से कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करना है वो सिलेक्ट होता है। एंड अ कंपोनेंट कॉल द एक्शन इन्वोकर, अब उसको एक्शंस को जो इन्वोक करता है, जो अप्लाई करता है, वो एक्शन इन्वोकर उसको अप्लाई करता है, ठीक है। एंड सिलेक्ट्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन मेथड टू इन्वोक द कंट्रोलर। उसके बाद क्या होता है, जैसे एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है या इन्वोक होता है, उसके बाद उसके कुछ रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं उस एक्शन के, और वो रिजल्ट्स फिर जाते हैं रिजल्ट एग्जीक्यूशन के पास। और फिर वहां से अगर वो सिंपली रिजल्ट्स हैं तो या तो व्यू हो जाते हैं व्यू पेज के ऊपर, व्यू इंजन उन्हें व्यू कर देता है, या अगर उसको फर्दर कुछ मॉडल डाटा चाहिए या और चीजें चाहिए उसके पास जाती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग व्यू पेज जनरेट होता है और फिर वो रिस्पॉन्स जाता है आपके उस यूजर तक जिसने वो रिक्वेस्ट की होती है इन द फॉर्म ऑफ HTTP URL। सो ये हमारा लेक्चर था आज का। सो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लैब है उसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर रूट्स, कंट्रोलर्स एंड व्यूज इन ASP.NET MVC।